नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की गणित। हमने 1 से 5 तक के अध्याय इसके समझ लिए हैं। आज हम इसका जो अगला अध्याय 6वां दिया गया है इसको देखेंगे, समझेंगे और अपनी 8th ग्रेड बुक में इसको भरेंगे। यदि आपने ये 1 से 5 तक के अध्याय अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं, नहीं समझे हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, यहाँ पर जाकर के भी देख सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए तो उस पर सभी पीडीएफ दिए गए हैं, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो वीडियो है आपको समझना है, यह आपको प्ले लिस्ट पर ही मिलेंगी, या फिर हमारे इसमें जो बच्चे इंस्टा चलाते हैं, इंस्टा की आईडी है गणित वाले सर के नाम से, तो इंस्टा पर जाकर भी इसको देख सकते हैं, या सबसे अच्छा तरीका रहता है प्ले लिस्ट पर। ठीक है ना। तो आप प्ले लिस्ट पर किस प्रकार से जाएं, कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं और किस प्रकार से हम यहाँ जुड़ सकते हैं, तो ये देखिए, इसमें थोड़ी सी प्रोसेस बस है। आज आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको ये हमारी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, तो इस वीडियो में यहाँ देखें तो नीचे बहुत कुछ लिखा रहता है। ये सब चीज़ें जो लिखी गई हैं यहाँ पर, है ना, इनको आप थोड़े से देखिए। मैं इसको जूम करके बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे मोर, ये कहलाता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना। ये मोर पर इस प्रकार से कभी कभी भी का निशान ही बना रहता है, वो आजकल मोर लिखा आ रहा है, तो इसको क्लिक करेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर पहुँच जाएंगे, वहाँ से हमारी वीडियो देख सकते हैं। देखिए ये रहता है चैनल का नाम। ठीक है ना। इसको क्लिक करते हैं तो सीधी प्ले लिस्ट खुल जाती है। ये देखिए यहाँ पे लाइक के लिए बोलते हैं कि लाइक कर दीजिए। लाइक से क्या होता है कि जो वीडियो रहती है वो सबसे पहले आपको हमारी वीडियो ऊपर दिखने लगेंगी, तो आप जो है वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ये है शेयर का निशान। यदि आप लाइक और शेयर ये नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो आपको वीडियो मिलना थोड़ा सा नीचे पहुंच जाने के कारण नहीं मिल पाती हैं। और यहाँ देखें कमेंट्स के लिए हम लिखते हैं, तो ये कमेंट्स बॉक्स रहता है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऐड कमेंट्स, इसको क्लिक करें तो आप सीधे एक मैसेज पर पहुंच जाएंगे। मैसेज लिखेंगे और सेंड कर देंगे, तो हमारे पास जो है कमेंट्स हम देख लेते हैं कि बच्चे को क्या समस्या आ रही है ना। तो देखिए मैं इसको, जैसे मान लीजिए मैंने ये गणित वाले सर यहाँ पे दिया है, इसको मैं क्लिक करके बता रहा हूँ। मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए यहाँ लिखा रहता है होम, वीडियो, स्टोर, शॉर्ट्स है, और ये लिखा प्ले लिस्ट है ना। तो इस प्ले लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो सभी वीडियो हमारी खुल जाएंगी और यहाँ से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके आगे कम्युनिटी भी दी रहती है, इसको भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमारी लिंक डली हुई हैं, उन लिंकों पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझिए। तो हमें देखना है 8th ग्रेड कक्षा 8 7वीं की जो गणित है, और इसमें हमें आज जो हमारा चैप्टर रहेगा यह रहेगा अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण। ठीक है ना। तो त्रिभुज हैं, उनके गुणों क्या होते हैं, किस प्रकार से हम समझें कि ये कौन से त्रिभुज हैं। तो यहाँ देखिए आज हम इसका अध्याय देखेंगे। अध्याय दिया गया है, सॉरी यहाँ पे देखें तो ये दिया गया है अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण। तो यहाँ पे इस प्रकार से त्रिभुज बनाते हैं जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। इस प्रकार से 3 भुजाओं से एक बंद आकृति होती है, उसको हम त्रिभुज कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज है। और इसमें यहाँ देखिए तो इस त्रिभुज में ABC ये शीर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 3 इसमें शीर्ष होते हैं और 3 भुजाएं रहेंगी, 1 2 3, है ना। और तीनों इसके कोण रहते हैं, ए कोण, ए अंदर, बी कोण, ए सी कोण। इस प्रकार से ये इसके भुजा, कोण और शीर्ष होते हैं। और ये उसकी परिभाषा है कि त्रिभुज में 3 रेखाखंडों से बनी बंद सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब त्रिभुज में ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये इसकी माध्यिका होती है। इस प्रकार से यदि हम किसी भी शीर्ष से आगे जो भुजा खींचते हैं और सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे तो ये उसकी मध्यिका कहलाती है। इस प्रकार से ये दर्शाई गई है कि ये इसकी मध्यिका है। मध्यिका को हमें समझना है कि मध्यिका क्या होती है। ठीक है। और यहाँ पर देखें शीर्षलंब, शीर्षलंब में भी यही होता है। शीर्षलंब में क्या होता है कि हमारे शीर्ष से एक सीधी रेखा खींची जाती है जो सामने वाली भुजा पर 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है ना। यहाँ पे ये बताया गया कि 90 अंश का कोण है, इसलिए क्या है, ये शीर्षलंब है। अब त्रिभुज के और भी गुण रहते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज में देखिए इस प्रकार से अंदर वाले जो कोण हैं वो तो हमने देखे हैं, इसके बाह्य कोण भी होते हैं, तो इनको बाहर वाले कोणों को बाह्य कोण कहते हैं। तो यहाँ देखें ये त्रिभुज का अंतः कोण यहाँ पे दर्शाए गए हैं। ये देखिए ये अंदर वाले कोण हैं और ये कहलाता है बाह्य कोण, है ना। तो इसमें जो है एक नियम या इसकी शर्त होती है कि ये कोई एक बाह्य कोण है यदि मान लो, तो उसका मान कितना होता है, अंदर वाले जो अंतः सम्मुख कोण होते हैं उनके योगफल के बराबर होता है। तो ये 120 किसके बराबर है, 50 और 70 के बराबर है। ये अंतः वाले सम्मुख कोण है, इस कोण के सामने वाले, है ना, अंतः कोण है। तो ये इन दोनों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। और चलिए यहाँ पे आगे देखिए,
यहाँ पे देखें तो कुछ इसकी गतिविधियाँ करने को दी गई थी और इसमें यहाँ देखें प्रयास के लिए दिया गया है कि आप बताइए कि यदि इस प्रकार से भुजाओं की मापें दी गई हैं तो हम इसको किस प्रकार से नाम देंगे। यदि सभी भुजाएं समान होती हैं तो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं तो उसको विषमबाहु त्रिभुज नाम दिया जाता है। यदि त्रिभुज की कोई दो भुजाएं समान हैं, तीन देखिए यहाँ, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है ना। ये देखिए इसमें दो दो दी गई है तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसकी चारों भुजाएं कैसी हैं, समान है तो समबाहु त्रिभुज। और इसी प्रकार से देखें तो ये अलग अलग भुजा हैं, यानी ये विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए आगे देख। यहाँ देखिए, यहाँ से हमारे प्रश्न शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक विकल्प को चुन करके सही उत्तर लिखिए। विकल्प जो यहाँ पे दिए रहते हैं बहु विकल्प रहते हैं, 1 से 4 तक के रहते हैं। इन 4 में से हमें इनको चुनना पड़ता है और जो हमारा प्रश्न रहता है उसको हम हल करेंगे। तो यहाँ देखिए दिया है कि समबाहु त्रिभुज के एक कोण की माप कितनी होती है। तो प्रत्येक समबाहु त्रिभुज की कोण जो है उसकी माप, प्रत्येक कोण की माप 60 अंश ही होती है। तो ये बी में दिया गया है, बी यहाँ पे 60 अंश लिख देंगे और यहाँ पे बी वाला गोला भर देंगे। ठीक है। प्रश्न 2 देखिए, 3 रेखाखंडों से बनी सरल बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अभी हमने पढ़ा है ना। ये किस में दिया गया, सी वाला ऑप्शन, यहाँ सी वाला गोला भर देंगे। प्रश्न 3 देखिए, प्रश्न 3 में दिया गया है कि एक त्रिभुज में मध्यिकाएं कितनी होती हैं। कोई भी त्रिभुज हो उसमें यदि हमने अभी एक त्रिभुज की एक मध्यिका खींच करके बताई थी तो 3 शीर्ष होते हैं तो मध्यिकाएं भी 3 हो जाएंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे त्रिभुज की जो मध्यिकाएं हैं 3 होती हैं, सी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न 4 देखिए, अब चौथे में थोड़ा सा हल करके आपको देखना पड़ेगा इसको कि ये जो चित्र दिया गया है इसमें x का मान निकालिए। तो चित्र में जो है x का मान निकालने के लिए जब कभी भी इस प्रकार से कोण दिए गए हैं, ये कोण दिया है, ये कोण दिया है और ये देखिए इस प्रकार से बना हो तो ये भी कोण दिया गया है, नहीं इसका मान 90 अंश है। ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम यहाँ जोड़ देंगे, ये हमें शर्त मालूम है कि हम इनको यदि जोड़ते हैं और बराबर में 180 अंश लिखेंगे तीनों कोणों का योग, तो 2x और 1x 3x धन 90। तो ये बराबर 180 में से 90 को घटा देंगे पक्षांतर करके, तो 3x बराबर आ जाता है 90 और x बराबर क्या आ जाएगा 90/3 और 3 से इसको काट देंगे, 3 त्रिका 9 30। x का मान कितना आ जाएगा 30, तो यहाँ x बराबर लिख देंगे 30। ठीक है। x का मान हमें इसमें निकालना है। चलिए प्रश्न 5वां भी पढ़िए, इसको भी हल करके निकालना पड़ेगा आपको। ये देखिए x और y दोनों के मान हमें बताना है कि x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा। ठीक है। यहाँ x दिया है, यहाँ y दिया, यहाँ 50 दिया। तो अभी जो हमने शर्त लगाई वही शर्त को हम यहाँ पे लगा देंगे और उस शर्त को लगाते हुए यहाँ पे हम इनके मान निकाल सकते हैं। या देखिए यहाँ पे बाह्य कोण दिया गया है, तो अभी हमने पढ़ा है कि बाह्य कोण की माप अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो जो बाह्य कोण होता है उसके सम्मुख अंतः कोण x और 50 दिए गए हैं, तो इनकी माप आप निकाल सकते हैं। और ये देखिए ये सरल रेखीय कोण बनाते हैं तो इन दोनों का माप 180 अंश होता है। तो सबसे पहले y धन 120 को जोड़ करके 180 लिखें और y बराबर 180 में से 120 घटा देंगे तो ये माप आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी, ये हमें मिल जाएगी 60 अंश। ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा 60, ये y का मान आ गया। अब देखें यहाँ पे हमें 60 मिल गया, तो हम तीनों को जोड़ करके भी निकाल सकते हैं 180 से। तो 50 और 60 इन दोनों को जोड़ें तो 50 और 60 कितना हो जाएगा, 50 और 60 को जोड़ते तो 110 अंश मिल जाएगा। और तीनों कोणों का योग 180 अंश लिखते हुए 110 को 180 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। 110 को घटाइए तो कितना मिल जाएगा 70। तो x का मान मिल गया 70 और y का मान मिल गया 60। तो 70 और 60 किस में दिया गया, सी वाले ऑप्शन में दिया। ये हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पे भर देंगे, यहाँ गोला को भर देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें मापों को निकालना है। ये आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि हमने 50 और 60 दो कोण सीधे जोड़ दिए हैं, है ना। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इसमें तो दोनों कोण 50 और 60 जोड़ते 110, पक्षांतर किया इसमें से तो x बराबर 70 मिल गया। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब इसमें अगला प्रश्न जो दिया गया है इसको समझिए। प्रश्न 6 यहाँ से शुरू होते हैं तो जो थोड़े से अति लघुत्तरीय प्रश्न कहलाते हैं। ठीक है ना। यहाँ देखिए इसमें दिया गया है कि इसमें भी आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने इसको निकाला है कि इसमें यदि इस प्रकार से मापें दी हैं, ये चिन्ह बना है तो ये कितने अंश का होता है, 90 अंश होता है। तीनों को जोड़िए तो इसमें x धन 60 धन 90 को जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे तीनों कोणों का योग 180 अंश, 60 धन 90 जोड़ेंगे 180 आएगा, 150 हो जाएगा। 180 में से 150 घटाएंगे, आंसर मिल जाएगा 30। ठीक है ना। चलिए प्रश्न 7वां देखिए। 7वां दिया गया है कि त्रिभुज एक ABC है, इसकी भुजाएं एवं शीर्ष लिखिए। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। भुजाओं के नाम AB BC CA, इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हो। ठीक है। और शीर्ष भी इसमें ABC, ये शीर्ष हैं तो AB तथा C इसके शीर्ष हैं। प्रश्न 8 देखो, इसमें दिया है
किसी त्रिभुज में शीर्षलंब की आकृति बना करके प्रदर्शित कीजिए। तो इसमें हमें क्या बनाना है, शीर्षलंब, यानी वो सीधे भुजा जाते हैं, उनकी जो भुजाएं होती हैं दो भागों में बढ़ जाती है। जिस भुजा पर ये जाता है ये दो भागों में बांट देती है, ठीक है ना। ये बराबर बराबर दो हिस्से हो जाते हैं। हम जब स्केल से सीधा खींचेंगे, है ना, तो ये दो भुजाओं में बढ़ जाता है। जब इसका शीर्षलंब खींचा जाता है, इसका एक आकृति बना करके, फिर उसको हम शीर्षलंब कैसे खींचते हैं यह भी मालूम होगा आपको, किस प्रकार से खींचा जाता है। चलिए प्रश्न 9 आगे देखिए। प्रश्न 9 जो दिया गया है इसमें है कि ये जो आकृति यहाँ पे बनाना है, एक आकृति खींच करके पुष्टि करना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में एक शीर्षलंब और एक ही जो माध्यिका होती है वो एक ही रेखाखंड हो सकती है। तो देखिए उसको रेखाखंड भी कहेंगे और माध्यिका भी कहेंगे। तो जो शीर्षलंब होता है, तो इस प्रकार की आकृति हमें बनाना है। इस आकृति में एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। तो दो बराबर जो भुजाएं रहेंगी ये ए बी और ए सी, इस प्रकार से बनाएंगे। ये बी सी भुजा लंबी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, इससे कोई दिक्कत नहीं। दो भुजाएं बराबर बनाएंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें ए बी और ए सी क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ए बी बराबर हमने इस प्रकार का त्रिभुज बनाया और लिख दिया कि ए बी भुजा ए सी भुजा के बराबर है, ठीक है, ये बराबर है। और ए से ए डी जो लंब है ये बी सी पर लंब खींचा गया, ए डी लंब बी सी खींचा और मापने पर देखा कि बी डी डी सी के बराबर है। तो इससे स्पष्ट होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में एक शीर्षलंब और एक माध्यिका एक ही रेखाखंड होते हैं। अब देखिए यहाँ पे सीधा खींचा, ये दो बराबर भागों में बढ़ गई। जब ये दो बराबर भागों में बटी, ये शीर्षलंब है, निश्चित है कि ये शीर्षलंब है ना, तो ये क्या कहलाएगी, ये माध्यिका भी हो जाएगी। जब ये माध्यिका है तो ये शीर्षलंब भी है, दोनों हो गए। तो ये शीर्षलंब और माध्यिका का एक ही रेखाखंड खींचा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो आकृति दी गई है, इस आकृति में लिखा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस आकृति को देख करके आपको पता चल रहा होगा कि इसके जो अंतः कोण दिएगा और ये बाह्य कोण है, इसमें x का बाह्य कोण का मान पूछा गया है, x का मान, ठीक है ना, बाह्य कोण है। तो हमने अभी पढ़ा है कि बाह्य कोण का मान सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो x बराबर यहाँ 25 धन 35 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे कि हम जानते हैं कि बाह्य कोण की माप सम्मुख अंतः कोण के योगफल के बराबर होती है। अतः x बराबर 25 धन 35, 25 को जोड़ेंगे तो x का मान 60 मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए जो प्रश्न 11वां दिया गया है, इसमें दिया है यहाँ पर देखें कि एक त्रिभुज का एक कोण 60 अंश है, शेष दो कोण बराबर हैं। बराबर कोणों के प्रत्येक कोण की माप बताइए। तो हम मान लेंगे कि जो बराबर कोण है, मान लीजिए दोनों कोण x x हैं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों की माप 180 अंश होती है। अतः तीनों को हम जोड़ेंगे, x x ये बराबर बराबर होगा और ये 60 इसमें दी गई है एक कोण, है ना, बराबर लिख देंगे 180। चलिए इनको जोड़ लीजिए, x x 2x है और 60 को 180 में से घटाएंगे, मिलेगा 120। तो x बराबर 120/2 यानी 60 अंश। x का मान 60 अंश आ जाएगा, यहाँ पर बराबर है। जो यहाँ पे कोण हमने माने हैं दोनों कोण, उनकी माप कितनी आ जाएगी, 60 अंश, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 12वां। इसमें देखिए, इसमें दिया गया है कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की भुजाओं की मापें दी गई हैं 12 और 15 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच में होगी। तो देखिए अब यहाँ पे 12 और 15 दो यहाँ पे मापें दी गई हैं। तो इस प्रकार से हम बताएंगे कि कोई भी दो मापें हों त्रिभुज में, उन दोनों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। कोई भी दो मापें लें, उन दो मापों या दो जो भुजाएं हैं उनका योग जो होता है तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि माना तीसरी भुजा की लंबाई मान लीजिए x है। तो हम क्या करेंगे, 12-15 को जोड़ेंगे। तो 12-15 का जोड़ x के से बड़ा होगा। यहाँ पर लिखिए पहली माप की 12-15 को जोड़ें तो 12-15 बड़ा है x से, ठीक, क्योंकि इनका योग जो मिलेगा हमें वो 27 मिलेगा, 27 x से बड़ा है, ठीक है ना। अब क्रमशः इस प्रकार से जोड़ते जाएं कि x और 12 को जोड़ें तो ये 15 से बड़ा होगा। तो 12 और 15 यानी 12 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो घटा देंगे, क्योंकि ये माप जो है यहाँ पे छोटी है ना। उस तरफ जाएगी तो घट जाएगी, 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 3। तो x बड़ा होगा 3 से, ठीक है, क्योंकि जो माप आएगी x की वो दोनों को जोड़ करके 3 से बड़ी होगी। अब यदि x के साथ में 15 जोड़ते हैं और बराबर में हम 12 या 12 से ये बड़ा लिखते हैं, तो यहाँ जो x का मान आएगा 15 और x का मान जोड़ करके कितना मिल जाएगा, ये बड़ी माप होगी, जो कि हम 15 को इसमें 12 में से घटाएं तो ऋण के 3 मिलेंगे। तो x का मान ऋण 3 से भी बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देखें कि 3 और 27 दो मापें मिली हमें, एक 3 मिल गया और एक 27, चाहे वो ऋण के हों या धन के, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पूछा गया कि तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच में है। तो ये 3 और 27 के बीच में वह कोई भी मान हो सकता है, संख्या इन्हें संतुष्ट करती है ये। तो तीसरी भुजा 3 और 27 के बीच में होगी। अब 3 और 27 इन्होंने मात्र ये पूछा था किन दो मापों के, तो 3 और 27 के बीच कोई भी भुजा का मान हो सकता है,
चलिए प्रश्न 13वां देखिए। 13 में प्रश्न दिया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो यह निर्धारण करके बताइए कि क्या एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि एक भुजा का जो वर्ग होता है ना, दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा का यदि हम वर्ग करते हैं तो यहाँ शर्त दी गई है कि हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग, लंब वर्ग, धनाधार वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लिख देना है कि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग, AC इसमें हमने यहाँ त्रिभुज बनाया है तो AC को हमने यहाँ कर्ण दिया गया है। यह भुजा हमारी कर्ण है और यह भुजा हमारी यहाँ पे AB लंब है और BC क्या है, ये नीचे की भुजा आधार है, ठीक है ना। तो कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग हमने लिखा, कर्ण का वर्ग AC का वर्ग, लंब वर्ग में यानी AB का वर्ग और आधार वर्ग यानी BC का वर्ग, ठीक है ना। इसको समझ लिया। अब यहाँ देखें AC कितना दिया, 5 दिया है, AC 5 है। अन्य दो भुजाएं 4 और 3 की हैं, 4 और 3 को यहाँ हम दोनों को लिखेंगे, 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, लंब और आधार को। तो यहाँ देखें 5 का 2 बार गुणा 25 हो जाएगा, 4 चौके 16 और 3 तिरका 9, 16 और 9 जोड़ लीजिए तो 16 और 9 जोड़ेंगे तो यह भी 25 के बराबर होगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह जो त्रिभुज दिया है ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कर्ण का वर्ग दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 14, इसको समझिए। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर टूट जाता है, 5 मीटर की ऊंचाई से, और उसका ऊपरी सिरा जो है भूमि के नीचे आधार से सट जाता है या वह जो है 15 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई बताइए कितनी थी। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। मान लीजिए AB पूरा पेड़ है और यहाँ ये 5 सेंटीमीटर B से यहाँ तक, मान लीजिए ये कोई बिंदु है, यहाँ हम E नाम दे दें। तो यहाँ से ये टूट जाता है और यहाँ से ये टूट के यहाँ ज़मीन को छूता है, ये यहाँ से टूट के पूरा हिस्सा टूट के यहाँ छू रहा है, ठीक है ना। तो ये 5 सेंटीमीटर दिया है और ये जहाँ छूता है वह ज़मीन से 12 सेंटीमीटर दूरी पर छूता है। तो यहाँ देखें जो पेड़ रहता है वह सीधा खड़ा रहता है ना, तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा और यहाँ पे ये टूट के मिलता है। तो ये इसका जो है, जब ये मिलती हुई भुजा होती है तो हम इसको कर्ण मानते हैं, ये आधार हो जाता है, ये लंब कहलाता है इसका। तो समकोण त्रिभुज BCD बन जाता है इस प्रकार से, BCD। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि कर्ण का वर्ग यानी DC का वर्ग बराबर BC वर्ग धन DB वर्ग या BD वर्ग, ठीक है। अब इसमें देखिए हमें DC का मान निकालना है। ये जो भुजा छू रही है इसको ये छूती थी तो ये इसके बराबर है, ठीक है ना। ये हमारी AC चाहिए, इसको C दिया है तो C दे दीजिए इसका नाम। ये C को यहाँ पे छू रही है तो जब ये यहाँ से टूट के D तक आती है तो CD बराबर जो मान निकलेगा वह हमारा AC के बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन गया हमारा। इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से दो भुजाएं दी गई हैं, ये कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण का वर्ग बराबर यहाँ लिखेंगे लंब वर्ग धन आधार वर्ग यानी BC वर्ग धन DC का वर्ग या BD का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ देखिए DC वर्ग बराबर BC बराबर 5 दिया, BD बराबर 12 दिया, तो यहाँ 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144, दोनों को जोड़ेंगे 169 हो जाएगा DC वर्ग बराबर। अब यहाँ 169 13 का वर्ग होता है तो यहाँ वर्ग वर्ग कैंसिल हो गए, DC बराबर 13, ये DC बराबर 13 मिल गया, DC मिल गया माने ये AC मिल गया, AC के बराबर है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे 5 और ये जो AC का मान हमें 13 मिला हुआ है। तो यहाँ पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी, पेड़ की ऊंचाई AB बराबर हम लिखेंगे BC धन AC, ठीक है। और जो AC है और DC के बराबर है, AC की जगह DC लिख देंगे। तो BC और DC को इसको जोड़ेंगे तो 5 और 13 बराबर 18 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न 15वां दिया गया है, इसमें दिया है कि कोई एक त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में यहाँ देखें इनकी मापें दी गई हैं, त्रिभुज में कोणों की मापें हैं और अनुपात में दी गई हैं। ये हमें अनुपात दिया 1:2:3 का, इस अनुपात में है। तो त्रिभुज के तीनों कोण बताइए। तो हमें यहाँ पे मानना क्या होता है, जो मापें हैं उन्हीं को मान लेते हैं हम। ये माना त्रिभुज के कोण 1 है, x का गुणा कर देंगे तो x आ जाएगा। यहाँ x 2 में x का गुणा 2x और 3 में x का गुणा 3x। तो यही मापें हम मान लेंगे कि कोणों की मापें हैं x, 2x और 3x है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ लिखेंगे कोण A, कोण B, कोण C बराबर 180 अंश, और ABC की मापें ये हमें प्राप्त हो गई हैं। तो A की जगह x, B की जगह 2x, C की जगह 3x रख के बराबर 180 अंश, तीनों को जोड़ेंगे 3, 2, 5 और 1 6, 6x बराबर 180 अंश, x बराबर 180/6 बराबर 30, 6 कम 6, 6 30 18, 30 आ जाएगा। x का मान 30 आ गया, यानी पहली भुजा हमारी आ गई, या पहला कोण आ गया 30 अंश, ठीक है ना। अब दो कोण हैं, यहाँ 2 का गुणा करेंगे, यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 2x बराबर 2 × 30 यानी 60 अंश, और 3x बराबर 3 × 30 यानी 90 अंश। इस प्रकार से हमारे ये तीनों कोण 30, 60 तथा 90 अंश के यहाँ पे निकल आएंगे, ठीक है। तो ये दिए गए थे प्रश्न 1 से 15 तक के, आपने अच्छे से समझे हैं।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आए हैं तो एक बार इसको 2 बार फिर से दोहरा लें, तो आपको निश्चित ही ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और अपनी नोटबुक में लिखें या इसी एट ग्रेड बुक में जगह है तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्न लिखे हैं कि इस प्रकार से इसको पूर्ण किया है कि वो जिस स्थान पर जितनी जगह में हमें लिखना है, क्योंकि परीक्षा में हमें इतनी ही जगह मिलेगी, तो हमें इस प्रकार से इनको लिखना भी सीखना है। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न दिए गए थे 1 से 15 तक के हमने अच्छे से समझे हैं। आपको वीडियो निश्चित ही पसंद आई होगी। अब आपको यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोग वीडियो पसंद आती है, समझते भी हैं, आगे की वीडियो हमें प्राप्त हों। तो आप लाइक नहीं करते हैं तो आपके चैनल पर आप जब इसको खोलेंगे तो आपको ऊपर वीडियो नहीं मिल पाती है। कारण यही होता है कि जितना आप लाइक करेंगे तो वीडियो आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले दिखने लगेगी, ऊपर ही दिखेगी, तो आप आगे के वीडियो को जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। और आगे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।